बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी पुनः अपने इस फिजिकल ज्योग्राफी के सीरीज के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं एसके तिवारी बीए प्रथम वर्ष का जो नवीनतम सिलेबस है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो नए पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं बीए प्रथम वर्ष में, प्रथम सेमेस्टर के इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने एकेडमिक क्लास को जारी रखने के लिए, एकेडमिक के बच्चों के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपके इस ऑनलाइन क्लासेस को संचालित कर रहे हैं। और आज हम सभी बच्चों पहला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वह भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र है। ठीक ना? भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, यह हमारा पहला चैप्टर है। हर विषय का अपना, आप जितने भी विषय बीए पार्ट 1 में स्टडी करेंगे, प्रथम सेमेस्टर में या सेकेंड में, हर विषय का अपना एक परिभाषा होता है, अर्थ होता है और उस विषय का एक स्कोप होता है। उसी प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी भी की अपना डिफिनीशन है और इसका स्कोप है, यानी कि डिफिनीशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड स्कोप टुडेज आवर टॉपिक, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना? सबसे पहले बच्चों ये जाने आप कि भौतिक भूगोल जो विषय है, इस विषय का अर्थ क्या है, भाव क्या है। बच्चों, भौतिक भूगोल, भूगोल की जो दो प्रमुख शाखाएं हैं, भूगोल की कितनी शाखाएं में? 2 हैं। पहला आपका भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल, और दूसरा क्या है बच्चों? मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। इन 2 प्रमुख शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी कि इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत बच्चों हम धरातल के ऊपर, जैसा कि यहां पे आप देखें स्लाइड में, कि इसमें इसका जो सामान्य अर्थ है, यानी इस विषय के अंतर्गत जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं सामान्य तौर पे, वह धरातल के ऊपर जितने भी प्रकार की भौतिकी क्रियाएं या घटनाएं या परिघटनाएं, भौतिकी क्रियाएं या घटनाएं या परिघटनाएं जो घटित होती हैं और उनके घटित होने के परिणाम स्वरूप धरातल पर जितने प्रकार के प्राकृतिक भूस्वरूपों में परिवर्तन देखने को मिलता है, इन सभी प्रकार का अध्ययन इसमें क्या है? सम्मिलित है। यही सामान्य रूप से भौतिक भूगोल की परिभाषा कहा जा सकता है। ठीक ना? भूगोल एक विषय है, इसमें कार्य क्या है कि जो भी भौतिक घटक हैं, जो प्राकृतिक घटक हैं, जो नेचुरली चीजें हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक ना? एक चीज समझ गए आप लोग? अब हम लोग इसके थोड़ा सा डिफिनीशन पे चर्चा कर लें, परिभाषा पे। क्योंकि बच्चों, यह जो विषय है इतना बृहद है कि इसके बृहदपन के कारण से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इस भौतिक भूगोल की परिभाषा को या इस विषय को परिभाषित करने का कार्य किया है। बच्चों, एक चीज आप जानें कि सबसे पहले शुरुआत के समय में इस विषय के अंतर्गत धरातल के ऊपर की चीजों को केवल अध्ययन किया जाता था, धरातल के बारे में या धरातल के ऊपर जो भौतिकी क्रियाएं होती थी उसका अध्ययन होता था। लेकिन जैसे जैसे मानव का ज्ञान बढ़ता चला गया, वैसे वैसे भौतिक भूगोल के अंतर्गत अन्य तमाम भौतिकी क्रियाओं को, घटनाओं को सम्मिलित करके अध्ययन किया जाने लगा। और उसी अनुरूप में विभिन्न विद्वानों ने, लोबेक हैं, आर्थर होम साहब हैं, स्टालर हैं, टालेमी हैं, तमाम ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने अपने अपने मतानुसार
भौतिक भूगोल को परिभाषित करने का कार्य किया है। उसमें भी जो सबसे प्रमुख परिभाषा है वह है आर्थर होम साहब की। हालांकि परिभाषाएं सब प्रमुख होती हैं, सब महत्वपूर्ण होती हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे यदि हम आर्थर होम्स के परिभाषा का अवलोकन करें तो आर्थर होम साहब ने भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि भौतिक भूगोल यानी कि यह जो विषय है उसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। कौन? भौतिक भूगोल। क्या है? भौतिक पर्यावरण का, यानी कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है, प्राकृतिक जो भूस्वरूप हैं, उसी का अध्ययन ही क्या है? भौतिक भूगोल है, जो ग्लोब के धरातली उच्चावच, धरातल के ऊपर जो विभिन्न उच्चावच के स्थल रूप हैं, यानी कि भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, सागर तथा महासागर यानी कि समुद्र विज्ञान, और वायु यानी कि जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करता है। कौन? भौतिक भूगोल। यदि हम इनकी परिभाषा का अवलोकन करें तो इन्होंने भौतिक भूगोल के सारे तत्वों का एक साथ ही अपने परिभाषा में परिभाषित कर दिया कि इस ग्लोब पे, इस धरातल के ऊपर जो विभिन्न उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झील, घाट, इन सब का अध्ययन भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही धरातल पे जो सागर और महासागर हैं, उस सागर एवं महासागर में जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिघटनाएं घटित होती हैं, उसका अध्ययन समुद्र विज्ञान में होता है। जो हमारा वायुमंडलीय क्षेत्र है, उसका अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित है, और इन्हीं के विवरणों का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। यानी कि इन्होंने भौतिक भूगोल के सारे तत्वों को एक साथ सम्मिलित करके परिभाषित करने का कार्य किया। ठीक है, अब तक तो यह रह गया हमारा भौतिक भूगोल का परिभाषा, लेकिन अब हम थोड़ा सा भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र पर, स्कोप पर चर्चा कर लें कि भौतिक भूगोल का स्कोप क्या है। क्योंकि हर जैसे प्रत्येक विषय की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, वैसे ही बच्चों हर विषय का अपना अपना विषय क्षेत्र होता है, दायरा होता है, और उसी विषय क्षेत्र के कारण से उस विषय की अपनी एक पहचान होती है कि उस विषय में कहां तक की चीजों का अध्ययन होता है, कहां तक की चीजों के बारे में इस विषय को अध्ययन करना है, या इस विषय में किन किन तत्वों को हम सम्मिलित करके अध्ययन कर सकते हैं। ठीक ना, यही स्कोप होता है, विषय क्षेत्र होता है, दायरा होता है, सीमाएं होती हैं, क्योंकि उससे इतर वह विषय अध्ययन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र पे यदि हम अवलोकन करें या देखें तो इसमें स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये तीन इसके विषय क्षेत्र हैं। ठीक ना, और जैसा कि अभी आर्थर होम्स ने अपनी परिभाषा में इसको परिभाषित किया, लेकिन जैसे जैसे विद्वानों का ज्ञान बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इसका विषय क्षेत्र भी बच्चों बढ़ता चला गया, इसका दायरा बढ़ता चला गया, और वैज्ञानिकों विद्वानों का मानना था कि स्थल मंडल के साथ साथ, जल मंडल के साथ, वायुमंडल के साथ साथ इसमें एक और मंडल होता है जिसका सीधा संबंध किससे है? प्राकृतिक घटकों से है, और उसको उन्होंने नाम दिया जैवमंडल। क्या नाम दिया बच्चों? जैवमंडल। यानी भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वह जैवमंडल भी एक घटक, एक दायरे के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। अब स्थल मंडल पे क्या है? स्थल मंडल पे यानी कि धरातल पे जितने प्रकार की भौतिक घटनाएं, परिघटनाएं घटित होंगी उसका अध्ययन भौतिक भूगोल करेगा। जल मंडल यानी कि सागर और महासागरों में जो प्राकृतिक भूस्वरूप देखेंगे उसका अध्ययन करता है। वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार के
पर्यावरणीय घटनाएं घटित होती हैं, जैसे चक्रवात है, वर्षा है, वायुमंडलीय तापमान है, वायुदाब है, इत्यादि का अध्ययन होता है। लेकिन इन तीनों में किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी रूप में जैव प्राणी पाए जाते हैं, जैव जगत के लोग पाए जाते हैं, और इन जैव प्राणियों के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। इस नाते भौतिक भूगोल के अंतर्गत जैव मंडल भी एक अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर के हम देखें तो भौतिक भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं उसको हम 4 भागों में बांट दिए। ठीक ना। अब थोड़ा सा एक एक पर हम लोग अध्ययन कर लें। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब विषय क्षेत्र पे, अब एक एक विषय क्षेत्र पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहला हमारा क्या है? भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। क्या है बच्चों? भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें होता क्या है कि धरातल पे जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक भू स्वरूप हैं, पर्वत है, पठार है, नदी है, घाटी है, झील है, इत्यादि का जो अध्ययन होता है, या आंतरिक शक्तियों के कारण से या बाह्य शक्तियों के कारण से जो विभिन्न प्रकार के भू स्वरूप निर्मित होते हैं, बलन, भ्रंशन इत्यादि, ये सभी इसी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और इन सभी का अध्ययन भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी बच्चों ग्रीक भाषा के, किससे? ग्रीक भाषा के जियोमॉर्फोलॉजी, ग्रीक भाषा के जी का अर्थ मतलब होता है अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, मॉर्फी इसका मतलब होता है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है स्वरूप, डिस, लोगस, लोगस, लोगस का अर्थ होता है डिस्कस, और इसका अर्थ होता है हिंदी में वर्णन। यानी पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन करना ही क्या है? भू आकृति विज्ञान है, जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। जी, ये सब कैसी भाषाएं हैं? ग्रीक भाषा है, जी, मॉर्फी, लोगस। और इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या है? अर्थ है, फॉर्म है, डिस्कस है। हिंदी रूपांतरण क्या होगा बच्चों? पृथ्वी स्वरूप वर्णन है, कि पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन करना ही क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी का कार्य है। अब हम इसमें देखें तो धरातल के ऊपर भी जो विभिन्न प्रकार के भू स्वरूप हैं, विभिन्न प्रकार की जो भू स्थलाकृतियां हैं, उन भू स्थलाकृतियों को हम 3 प्रकार के उच्चावचों में विभाजित कर दिए हैं। कितने? 3 प्रकार के उच्चावच में। सबसे पहला जो उच्चावच है वह महाद्वीप, महाद्वीप एवं महासागर है, महासागर। इसको हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच के नाम से जानते हैं, क्योंकि धरातल के निर्माण के बाद जब पृथ्वी गर्म अवस्था में थी तो सबसे पहला जो भू स्वरूप निर्मित हुआ धरातल पे वह महाद्वीप और महासागर हैं। इसी वजह से इसको हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों आता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। अब इस महाद्वीप और महासागर के निर्माण के बाद जो अन्य भू स्वरूप बने, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ठीक, ये सब क्या है? यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। किसमें आते हैं बच्चों? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। इसमें भ्रंश भी आ जाएगा, भ्रंश हो जाएगा, वलन हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की घाटियां हो जाएंगी। ठीक, ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित हैं, क्योंकि इनका निर्माण महाद्वीप और महासागर के निर्माण के बाद हुआ। और इसके बाद तृतीय श्रेणी के उच्चावच का बारी आता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में बच्चों बाह्य शक्तियों के कारण से, किसमें? बाह्य शक्तियों के कारण से जो स्थल रूप निर्मित होते हैं उसका अध्ययन सम्मिलित है। बाह्य शक्तियों में अनाच्छादन आता है, अनाच्छादन आता है, और अनाच्छादन बच्चों 2 रूप में होता है, अपक्षय और अपक्षय व अपर्दन।
धरातल के ऊपर आप देखेंगे कि अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण देखने को मिलता है। अपक्षय जब धरातल के ऊपर ताप दाब के कारण से रासायनिक के परिवर्तनों से धरातल पे बड़े पैमाने पर चट्टानों में टूट फूट होता है और उस टूट फूट के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के भूस्थल निर्मित होते हैं, जिसको हम लोग अपक्षय के नाम से जानते हैं या अपक्षय द्वारा निर्मित भूस्वरूप कहते हैं। साथ ही साथ अपर्दन हम देख लें तो बाह्य कारकों में बच्चों अपर्दन के बहुत सारे ऐसे कारक हैं, जैसे बहता हुआ जल यानी कि नदी का जो जल है, पवन है, हिमानी है, परिहिमानी है, महासागरी तरंगे हैं, भूमिगत जल है, ये सब क्या है? अपर्दन के बच्चों कारक कहलाते हैं। इनके द्वारा भी धरातल के ऊपर बड़े पैमाने पर स्थल रूपों का निर्माण होता है। जैसे आप देखें नदी क्या करती है? नदी जब अपर्दन करती है तो बहुत सारे सर्पिलाकार ऐसे आकार में सर्पिलाकार में स्थल रूप बनते हैं। जब वो निक्षेपण करती है तो डेल्टे का निर्माण होता है कि नहीं? तो ये अनाच्छादन की जो क्रियाएं हैं अपक्षय और अपर्दन के जो रूप में घटित होती हैं, इन अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जो भूस्वरूप निर्मित होता है उसे हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच के नाम से जानते हैं। जैसे लोयस हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा या डंग हो जाएगा, मतलब विभिन्न प्रकार के स्थल रूप इसमें आएंगे। और इसी का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है और ये सभी क्या हैं? तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। ठीक ना? अब हम विषय क्षेत्र पे आ जाएं तो दूसरा हमारा आता है जलमंडल, ओशिनोग्राफी। आपको पता है बच्चों कि धरातल के ऊपर लगभग 70.8% भूभाग पर क्या है? जल है। इतने बड़े पैमाने पर जल का पाया जाना तो स्वाभाविक है कहीं बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं प्राकृतिक घटनाएं या परिघटनाएं इसमें घटित होंगी। तो इस महासागरीय क्षेत्र में जो भौगोलिक घटनाएं घटित होती हैं, जैसे ज्वार भाटा का आना, महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जलधाराएं, ये सब इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं और इसका अध्ययन जलमंडल यानी ओशिनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अगला आपका है भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में तीसरे नंबर पे वायुमंडल, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। वायुमंडल ओशिनोग्राफी हो जाएगा, सॉरी जलवायु विज्ञान इसको मैं कर दे रहा हूं, जलवायु विज्ञान गलत प्रिंट हो गया है, यानी क्लाइमेटोलॉजी। इसमें वायुमंडल के ऊपर, धरातल के ऊपर जो वायुमंडली घेरा है, जो बड़े पैमाने पर क्या करता है? मौसमी घटनाएं घटित करता है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, परिघटनाएं इसी वायुमंडलीय क्षेत्र में घटित होती हैं, जिसका सीधा प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है बच्चों। इसका अध्ययन भी क्या होता है? भौतिक भूगोल करता है। जैसे चक्रवात का आना, वर्षा का होना, ओला का पड़ना, प्रतिचक्रवाती घटनाएं घटित होना, वायुदाब होना, वायुमंडल का जो विभिन्न परत है उसकी उपयोगिता मानव के लिए, इत्यादि सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। यह भी उसके विषय क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक, साथ अंतिम जो हमारा परिमंडल है, अंतिम जो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है बच्चों, वह हमारा जयमंडल है, जिसकी चर्चा मैंने आपको बताया कि स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच में कुछ निश्चित ऊंचाई और गहराई पर जल में देखेंगे जय प्राणी पाए जाते हैं। वायुमंडलीय क्षेत्रों में कुछ ऊंचाई तक क्या होते हैं? जीव पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं। धरातल के अंदर कुछ गहराई तक भी जीवशेष देखने को मिलते हैं। तो यह भी इस विषय के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित हैं और इसका भी अध्ययन क्या कर भौतिक भूगोल करता है। तो कुल मिलाकर के भौतिक भूगोल के 4 विषय क्षेत्र हैं जिसका अध्ययन हमारा भौतिक भूगोल करता है। ठीक, अब इनके अंतर्गत जितने प्रकार की भौतिक घटनाएं, परिघटनाएं
सम्मिलित हैं, सब इसके भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो सीरीज है भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी का, इसका परिभाषा एवं विषय क्षेत्र समझ में आया होगा। आया है कि नहीं? जरूर आया होगा बच्चों। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आज सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगली सीरीज में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे और हमारा जो अगली सीरीज होगा वह है, अगला जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे वह है सौरमंडल या ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है और कैसे हमारी जो पृथ्वी का निर्माण है का क्रम क्रमशः हुआ चला। ठीक, आप सभी को आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।